गुड इवनिंग दोस्तों, सार्थक नर्सिंग क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हाई वेटेज क्वेश्चंस जो विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में आप लोगों से बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द डिस्कवर ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किसने किया था? ठीक है, तो ब्लड ग्रुप का जो डिस्कवर किया था, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ऑप्शंस हैं हमारे कि कार्ल लैंडस्टीनर, ऑगस्ट कॉम्टे, थॉमस कूले, सिगमंड फ्रूड। तो देखिए, सिगमंड फ्रूड जो थे वो फादर ऑफ साइको एनालिसिस थे। फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहलाते थे। ठीक है, थॉमस कूले जो थे उन्होंने थैलेसीमिया की डिस्कवरी की थी। जबकि ऑगस्ट कॉम्टे जो थे वो सोशियोलॉजी के फादर थे, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, जबकि कार्ल लैंडस्टीनर जो थे हमारे, वो क्या थे, उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है, तो समझ में आया कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और कब ये जो अगस्त कॉम्टे ने फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहलाते हैं, थॉमस कूले जो कि थैलेसीमिया की खोज की थी, और सिगमंड फ्रॉइड जो है साइको एनालिसिस के फादर कहलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या था कि वेयर एंटीजन प्रेजेंट इन ब्लड ग्रुप, कि ब्लड ग्रुप कहाँ पर, ब्लड ग्रुप में यानी जो एंटीजन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि कौन से ब्लड सेल्स में जो एंटीजन है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो देखिए, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन ऑफ WBC। मैंने आप मेरे प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं, ब्लड की, ब्लड सेल्स नाम में मैंने पढ़ाए हुए हैं, कंपोनेंट ऑफ सेल्स, उसमें मैंने ब्लड ग्रुप भी पढ़ाया है। तो वहाँ जा कर के आप उसकी फुल वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर पूरा ब्लड ग्रुप के बारे में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो इसमें मैंने उस टाइम बताया था कि जो ये जैसे हमारी ये RBC है, ठीक है, RBC की जो सतह होती है यानी जो सरफेस होती है, उस पर जो आपके एंटीजन हैं प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ रहते हैं? RBC की सतह पर प्रेजेंट रहते हैं। इस तरह से जो कि एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं, ये क्या है? एंटीजन। ठीक है, जबकि जो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहती हैं? प्लाज्मा के अंदर। कहाँ प्रेजेंट रहती हैं? प्लाज्मा में। ठीक है, तो समझ में आया कि एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट रहती हैं? आपकी सरफेस यानी RBC की सरफेस पर, या ठीक है, तो कहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं? RBC की सरफेस पर। जब प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट रहता है? आपका एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया और ये आपका ये गलत हो गया। तो क्लियर, समझ में आ गया। और इसी एंटीजन के बेस पर ही जो है ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप को जो निर्धारित करने वाला जो है वो है आपका एंटीजन। ठीक है, एंटीजन के बेस पर ही आपका ब्लड ग्रुप को निर्धारित किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच टाइप ऑफ ब्लड कैन बी गिवन इन इमरजेंसी। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको हम इमरजेंसी में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इस पर यहाँ पे क्या है कि जो ब्लड इमरजेंसी में जो दे सकते हैं वो हमें देखना होता है कि मैंने अभी बताया था कि जो भी ब्लड ग्रुप होता है वो एंटीजन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? एंटीजन पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सी एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक, अब जैसे बी एंटीजन, बी ये है, बी ग्रुप है आपका, जैसे बी ग्रुप है, तो बी ग्रुप में जो एंटीजन जो प्रेजेंट रहती है इसकी सतह पर, तो उसमें रहती है आपकी A।
अब जैसे ए भी है तो ए बी पे ए भी एंटीजन रहती है और बी भी एंटीजन प्रेजेंट रहती है। ए है तो इस पे कौन सी रहेगी, बी, यानी जस्ट अपोजिट जो एंटीजन जो हैं वो उस पर प्रेजेंट रहते हैं। जबकि जो हमारा ओ नेगेटिव है उस पर क्या है कि कोई भी जो एंटीजन है नॉट प्रेजेंट एनी टाइप ऑफ एंटीजन। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट रहता है, चाहे वो आपका ए हो, चाहे बी हो या आर एच हो। ठीक है, तो कोई भी प्रकार का आर एच जो एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है तो क्या होता है कि जो एंटीजन नहीं है तो वो जो पेशेंट है तो उसकी एंटीबॉडी से कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। यानी रिएक्शन नहीं करता है तो क्या हुआ, एग्लूटिनेशंस नहीं होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझिए दोबारा से। अब ये इस पर क्या है, एब्सेंट है, क्या, एंटीजन एब्सेंट है। अब कोई पेशेंट आया जिसका हमें ब्लड ग्रुप का मालूम नहीं है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है इसका, और इमरजेंसी में हमें उसको ब्लड देना है, उसके कोई हेमरेज हो गया या इंजरी हुई है जिसकी वजह से बहुत सारा ब्लड उसका जो है ब्लीडिंग हो गई है, ब्लड लॉस हो गया है, तो उस कंडीशन में हमें उसको ब्लड देना है। तो कौन सा ब्लड देंगे, तो हमें उसका एंटीजन देखना है कि अब ए नेगेटिव ओ नेगेटिव है, ये राइट आंसर है आपका इसमें, कि हम जो इमरजेंसी के टाइम पर जो है हम ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है ब्लड जो है इमरजेंसी में डोनेट किया जाता है, और इसी को हम यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं, ये किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है। अब ब्लड दे सकता है, कैसे दे सकता है कि एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है, ये ना तो ए है ना बी है ना आर एच है। ठीक है, नहीं है। अब नहीं होने की वजह से क्या होगा कि एग्लूटिनेशंस नहीं होगा, क्या होगा, एग्लूटिनेशन नहीं होगा। एग्लूटिनेशन क्या है कि जब ये एंटीजन नहीं है तो जो पेशेंट है उसकी एंटीबॉडी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं होने का, वो क्लम्प नहीं होंगी, तो जिसका मतलब क्या है कि वो उसमें एग्लूटिनेशन नहीं होगा। एग्लूटिनेशन नहीं होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पर जो सेल्स है वो डिस्ट्रक्शंस नहीं होंगी, यानी सेफ रहेंगी। इसलिए हम उस कंडीशन में क्या है कि किसी भी इमरजेंसी में ब्लड को, जिसका हमें ब्लड ग्रुप नहीं पता है, उसमें हम ब्लड ओ नेगेटिव ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच लिम्फोसाइट्स आर एसोसिएटेड विद ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो इसमें ये बताया है कि जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है, ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो कौन सी ऐसी लिम्फोसाइट्स है जो उससे संबंधित है। यानी हम ये बोलना है कि टी लिम्फोसाइट्स के अंदर ह्यूमरल इम्यूनिटी है, या बी लिम्फोसाइट्स के अंदर है, या वेसोफिल्स के अंदर है, या ए और बी के अंदर है। यानी लिम्फोसाइट टी और बी दोनों लिम्फोसाइट्स के अंदर जो है वो दोनों जो हैं वो ह्यूमरल इम्यूनिटी से रिलेटेड हैं या एसोसिएटेड हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि पहले तो हम ये देखते हैं कि ये लिम्फोसाइट्स होती क्या है। तो लिम्फोसाइट्स क्या है, देखिए ये क्या है कि जो WBC होती है, ठीक है, मैंने वैसे कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स जो है पूरा डिटेल में अपने बना रखा है। आप भी मेरे यूट्यूब चैनल पर जा कर के वहाँ से देख सकते हैं, पूरी वीडियो है, पूरी डिटेल में बताया गया है कि कौन सी WBC या कौन सी कितनी RBC और क्या उसका साइज़ है, लाइफ स्पैन क्या है, क्या वेरिएशंस रहते हैं, वो सब कुछ बता रखा है। आप वहाँ जा कर के विजिट कर सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये WBC जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है आपका ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, और दूसरी होती है आपका एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, एग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट।
ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है कि इसमें जो है ग्रेनुअल्स प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट ग्रेनुअल्स, इसमें ग्रेनुअल्स प्रेजेंट रहते हैं, जबकि इसमें क्या है, एब्सेंट ग्रेनुअल्स, इसमें ग्रेनुअल्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि जो ग्रेनुअल्स जो होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। 3 टाइप्स की कौन कौन सी है आपकी, न्यूट्रीफिल्स, बेसोफिल्स, तीसरा है आपका इशेनोफिल्स। ठीक है, इशेनोफिल्स। तो ग्रेनुलोसाइट इसमें ग्रेनुअल्स प्रेजेंट रहते हैं, ये 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इशेनोफिल्स। जबकि जो आपकी एक ग्रेनुलोसाइट्स जो थी जिसमें ग्रेनुअल्स प्रेजेंट नहीं थे, वो कितनी है, 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी मोनोसाइट्स। ठीक है, तो 2 टाइप्स की होती है। लिम्फोसाइट्स जो होती है, उस जो मोनोसाइट्स जो होती है उसमें किडनी जो न्यूक्लियस जो होता है किडनी शेप की, किडनी या हॉर्स शू शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लिम्फोसाइट्स, यहाँ पर पूछा क्या है, किसके बारे में गया है, ये लिम्फोसाइट्स के बारे में पूछा गया है। तो लिम्फोसाइट्स जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स में एक होती है बी और दूसरी होती है आपकी टी। अब जो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, ठीक है, इनका जो मैचुरेशन होता है, बी लिम्फोसाइट्स का जो मैचुरेशन होता है वो बोन मैरो के अंदर होता है। कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर मैचुरेशन होता है। जबकि टी लिम्फोसाइट्स का जो मैचुरेशन जो होता है, ठीक है, वो तो होता है थाइमस के अंदर। जबकि इनका डेवलपमेंट जो होता है वो आता है आपका बोन मैरो के अंदर। यानी ये इनका जो बनने का जो है प्रोसेस तो वो तो बोन मैरो के अंदर होता है, लेकिन जो मैचुरेशन से वो कहाँ होता है, थाइमस के अंदर मैचुरेशन होता है। ठीक है। अब इसमें क्या था कि क्वेश्चन था हमारा कि जो क्वेश्चन था कि ये जो लिम्फोसाइट्स हैं वो ह्यूमरल इम्यूनिटी से कौन सी लिम्फोसाइट्स है जो रिलेटेड है। अब हम पढ़ रहे थे कि टी लिम्फोसाइट्स और इधर पढ़ रहे थे हम बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है। अब इसमें जो जो टी लिम्फोसाइट्स जो है, टी लिम्फोसाइट जो है वो ह्यूमरल जो टी लिम्फोसाइट्स है वो तो होती है सेलुलर इम्यूनिटी से, सेलुलर इम्यूनिटी से एसोसिएटेड होती है। जबकि बी लिम्फोसाइट जो होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी से रहती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी से रहती है। ठीक है। और क्वेश्चन क्या था हमारा कि जो लिम्फोसाइट्स, कौन सी लिम्फोसाइट्स ह्यूमरल से, तो क्वेश्चन हमारा साइट तो हो गया ये। ठीक है। अब इसमें ये देख लेते हैं कि जो टी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, इसको भी डिवाइड किया गया है। अब डिवाइडेशन में क्या था कि इसमें CD8 सेल्स होती हैं और CD4 जिनको हम टी हेल्पर सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी हेल्पर सेल। और ये जो CD4 सेल्स जो हैं वो किसी पेशेंट को, जो HIV पेशेंट होते हैं उनमें ये क्या है, डिक्रीज हो जाती हैं। जबकि CD8 सेल को हम क्या बोलते हैं, टी किलर सेल बोलते हैं, टी किलर सेल बोलते हैं। ठीक है। अब आती है कि ये अपना जो बी लिम्फोसाइट्स थी, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी थी, इसका क्या फंक्शन है, ये एंटीबॉडी की, ऑल टाइप एंटीबॉडी, ठीक है, के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। बी लिम्फोसाइट्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप एंटीबॉडीज। ठीक है। तो ये आपका लिम्फोसाइट्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसमें एक है कि बेसोफिल्स क्या है। बेसोफिल्स क्या है, बेसोफिल्स WBC का जो ग्रेनुलोसाइट्स है उसका टाइप्स है।
ठीक है। इसमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है? बाइलोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। दूसरा, ये रेस्पॉन्सिबल रहती है किसके लिए? सीक्रेशंस ऑफ हिस्टामिन्स, ठीक है, सीरोटोनिन, हेपेरिन, ठीक है, सीरोटोनिन, हेपेरिन, ल्यूकोटेरिन, इन सब के लिए सीक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और ये सभी क्या करते हैं कि जब किसी को पेशेंट को या ब्लीडिंग होती है या इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, इन्फ्लामेशन है, उस कंडीशन में क्या करती है, या हीलिंग होना है, ठीक है, उस दौरान के ये क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। तो ये वेसोफिल्स का काम हो गया। बाकी ये ऑप्शन गलत हो गया, वेसोफिल्स भी गलत हो गया, और आपका टी जो है लिम्फोसाइट्स भी गलत हो गया। हमारा राइट आंसर क्या हो गया? बी, लिम्फोसाइट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज प्रोवाइडिंग होम केयर इंस्ट्रक्शन टू द मदर, ठीक है, एक कोई नर्स है जो कि इंस्ट्रक्शन दे रही है एक मदर को जिसका 10 ईयर का ओल्ड एक चाइल्ड है और उसको हीमोफीलिया है। देखो क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन क्या है? हीमोफीलिया, यानी उसने हीमोफीलिया के बारे में बताया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शुड द नर्स गिवन। ये कोई पेशेंट है, हीमोफीलिया है उसको, और एक नर्स है जो के होम केयर के लिए इंस्ट्रक्शन दे रही है मदर को कि उसको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी बच्चे से चाहिए, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करवाना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या है कि हीमोफीलिया के बारे में उसने पूछा है और होम केयर के बारे में पूछा है। तो इसमें सबसे पहले तो देखते हैं कि एक्चुअल में ये हीमोफीलिया होता क्या है। हीमोफीलिया क्या है? एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। क्या है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है? किस लिए होता है कि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि ये क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से होता है। दूसरा क्वेश्चन बन गया आपका कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्योंकि हमें ये याद रहता है कि ये क्लॉटिंग फैक्टर की कमी की वजह से होता है। क्वेश्चन पूछता है कि हेमोफीलिया कैसा है, कि कैसा डिसऑर्डर है, तो हम बोलते हैं ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर की कमी कैसे होता है, लेकिन डिसऑर्डर कैसा है? ब्लीडिंग, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाती है, जिससे ब्लड जो है क्लॉट नहीं हो पाता है। एक माइनर इंजरी पे भी बहुत सारा जो ब्लड हैवी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब हीमोफीलिया में जो है इसको हम जो दूसरा नाम जो है इसका है रॉयल्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रॉयल्स डिजीज़ के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। और इसमें एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। ये कैसा डिसऑर्डर है? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ठीक। यहाँ तक सभी को क्लियर। और इसके अलावा इसमें जो है आपका, इसके अलावा इसमें है कि ये फीमेल जो होती है इसमें हमेशा कैरियर का काम करती है। किसका काम करती है? फीमेल जो है हमेशा एक कैरियर का काम करती है। और मतलब जो उसका हीमोफीलिया का जो जीन है उसको अपना लेग साथ एक्स लिंक्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फीमेल जो है हमेशा इसमें कैरियर का काम करती है। वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इसको ट्रांसफ़र करने में करती है, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर ये तो हो गया इसके बारे में कि हीमोफीलिया होता क्या है। अब इसमें जाकर हम टाइप्स देखते हैं कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। हीमोफीलिया का जो फर्स्ट टाइप है वो होता है हीमोफीलिया ए।
हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया ए को हम क्लासिक हीमोफीलिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लासिक हीमोफीलिया भी बोलते हैं। ये किसकी कमी से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, ठीक है। फैक्टर नंबर जो 8 है उसकी कमी से होने वाला जो डिसऑर्डर है वो है हीमोफीलिया ए। दूसरा है आपका हीमोफीलिया बी, जिसको हम क्रिस्टमस डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टमस डिजीज, ठीक है। क्रिस्टमस डिजीज भी बोलते हैं ये। और ये जो इसकी किसकी कमी से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9 किसकी कमी से होता है? फैक्टर 9 की कमी से होने वाला जो है वो बी होता है, क्रिस्टमस डिजीज। और हीमोफीलिया ए जो होता है फैक्टर नंबर 8 की कमी से होता है। इसका अदर नेम क्लासिक हीमोफीलिया है और इसका अदर नेम जो है क्रिस्टमस डिजीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड जो टाइप्स है इसका, थर्ड टाइप है आपका कि हीमोफीलिया सी। अब सी जो है वो फैक्टर नंबर जो है 11 की कमी वजह से होता है। किसकी कमी से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 11 की कमी से होता है, ठीक है। 11 कौन सा फैक्टर नंबर है? क्रिस्टमस थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ठीक है। अब इसके जैसे हम अगर साइन ऑफ सिम्टम्स की बात करें कि हीमोफीलिया में कौन कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स होते हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हीमोफीलिया क्या है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब कि ब्लीडिंग से रिलेटेड साइन ऑफ सिम्टम्स उसमें होंगे, यानी क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। और ब्लीडिंग भी कैसी होगी? एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी, ठीक है। एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी आफ्टर कट एंड इंजरी, कट एंड इंजरी, कोई भी कट या इंजरी के बाद एबनॉर्मल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर आएगा कि हीमोफीलिया क्या होता है। अब जो मेन क्वेश्चन की बात है कि वो रहेगी कि कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं नर्स जो है उसकी मदर को जो है इंस्ट्रक्शन में बताएगी कि ये एक्टिविटीज़ उसको करवानी चाहिए। एक्टिविटीज़ का जो मेन पर्पज़ है कि कौन सी एक्टिविटीज़ अवॉइड होनी चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, तो उसका मेन पर्पज़ ये है कि हमें पेशेंट को किससे प्रिवेंट करना है? टू प्रिवेंट इंजुरी। क्योंकि इंजुरी से प्रिवेंट कर लेंगे तो ब्लीडिंग नहीं होगी। तो अगर इंजुरी, हमें मेन जो फोकस लगना या मेन जो पर्पज़ है वो है कि उसको इंजुरी से हमें प्रिवेंट करना है। तो ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए हमें एडवाइस करना है कि प्रिवेंट जो उसको इंजुरी ना हो। तो इंजरी ना हो तो इसमें देखिए कौन से हो सकता है? हॉकी है, हॉकी में उसको इंजुरी हो सकती है, तो ये तो गलत हुआ क्योंकि कॉन्टैक्ट गेम है ये। तो हमें कुल मिला करके क्या करना है? उसको कॉन्टैक्ट जो गेम है उनसे अवॉइड करना है। और इंडोर यानी आउटडोर जो गेम हैं उनको तो क्या करना है? अवॉइड, या बोल सकते हैं कॉन्टैक्ट आउटडोर गेम्स। कॉन्टैक्ट आउटडोर गेम्स को क्या करना है? अवॉइड करना है। जबकि इंडोर गेम को हमने क्या करना है? एडवाइज करना है। अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं। बास्केटबॉल जो है वो कॉन्टैक्ट है, आउटडोर गेम है, इसमें भी चोट लगने के चांसेस होते हैं। क्रिकेट है, ये भी गलत हो गया। तो तीनों कैसे हो गए? गलत हो गए। अब हमारा बचता है स्विमिंग। स्विमिंग एक ऐसा है कि वो उसमें चोट लगने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो इसलिए हम हीमोफीलिया वाले पेशेंट को हमेशा स्विमिंग के बारे में स्विमिंग के लिए एडवाइज करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर कुछ हम इसमें देखें तो और कोई क्या सजेशन दे सकते हैं कि एवॉइड एस्प्रिन दे सकते हैं। कि हमने क्या बताया कि मोटो क्या है हमारा? मोटो है हमारा पहले कि उसको हम ब्लीडिंग से प्रिवेंट करना है। तो एस्प्रिन क्या करती है?
अगर ऐसे पेशेंट को हम एस्पिरिन देंगे तो ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए इसको एस्पिरिन के में अवॉइड करेंगे। ठीक है। और क्या दे सकते हैं उसको, हम क्लॉटिंग फैक्टर जो है रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। तो क्लियर, राइट आंसर हमारा क्या हुआ, स्विमिंग। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका था डिजीज इन विच क्लॉटिंग मैकेनिज्म इज डिफेक्टेड नोज। इसमें ये पूछा कि ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो है डिफेक्ट हो जाता है, या क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है वो डिफेक्ट हो जाता है, जो उसकी वजह से जो है कौन सी ऐसी डिजीज है जो वो हो जाती है। तो कौन जो डिजीज़ है, वो जो होने वाली डिजीज है जो क्लॉटिंग के वजह से होती है, वो है आपका, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे से बता दिया था कि कौन हीमोफीलिया के अंदर जो है आपका क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो था डिस्टर्ब हो रहा था। तो राइट आंसर क्या होगा, हीमोफीलिया। ठीक है। ल्यूकेमिया, पॉलीसाइकाइथेमिया, ये क्या है, गलत है। अब जैसे एनीमिया है, एनीमिया तो आप सभी जानते हैं कि डिक्रीज कैपेसिटी ऑफ डिक्रीज आरबीसी, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, रिजल्टिंग डिक्रीज O2 कैरिंग कैपेसिटी, O2 कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है। आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज होने की वजह से O2 की कैरी करने की कैपेसिटी जो है उसकी कम हो जाती है, उसको हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है पॉलीकाइथेमिया। पॉलीकाइथेमिया क्या है, इसमें क्या होता है कि आरबीसी की, इसमें क्या है, आरबीसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, आरबीसी इंक्रीज हो जाती है। कौन सी कंडीशन में, जैसे हाइपोक्सिया हो गया, हाइपोक्सिया कंडीशन में आया जो है आके आरबीसी इंक्रीज हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में पॉलीकाइथेमिया किया, तो ये भी गलत हो गया आपका। नेक्स्ट ल्यूकेमिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया क्या है कि एक मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है, मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है। ठीक है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि मैलिग्नेंट क्या होता है। तो मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है स्प्रेड होने वाला डिसऑर्डर है, जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड हो जाता है। और इसमें होता क्या है कि जो इसके अंदर ल्यूकेमिया के अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बोन मैरो है, ठीक है, आपका लिम्फ सिस्टम है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। इसके कुछ टाइप्स होते हैं ल्यूकेमिया के। तो ल्यूकेमिया के जो टाइप्स हैं उसमें पहला टाइप है आपका ALL। ALL का मतलब होता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। और यही सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, सबसे खतरनाक टाइप्स होता है आपका ल्यूकेमिया का। ठीक है। और मोस्टली यंग एज के अंदर होता है। किसमें होता है, मोस्टली यंग एज के अंदर होने वाला मतलब डिजीज है जो ALL है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया जो है। ठीक है। सेकंड टाइप्स है इसका ल्यूकेमिया का, वह CLL का क्या है, क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रॉनिक लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया। ठीक है। ये मोस्टली ओल्ड एज में होता है। ठीक है, एबव 60 ईयर। नेक्स्ट है आपका थर्ड जो टाइप है इसका,
थर्ड टाइप है आपका AML। AML क्या है? एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ठीक है। ये मोस्टली जो है बिटवीन 15 ईयर्स से लेकर के 39 ईयर्स तक के बीच में होता है, ठीक है। और फोर्थ जो टाइप है इसका है CML, और CML का मतलब होता है क्रॉनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रॉनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, और ये भी ओल्ड एज में होने वाला डिसऑर्डर है। तो इसके 4 टाइप्स हो गए आपके ALL, CLL, AML, CML, ठीक है। अगर हम इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे, तो इसमें देखिए पेशेंट को फीवर आता है, ठीक है, वीकनेस होती है। उसके अलावा पेशेंट की जो स्किन है वो पैलर हो जाती है, वेट लॉस होता है, ठीक है, और प्रोलॉन्ग्ड भी जो ब्लीडिंग होती है, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होगी आफ्टर इंजुरी, ठीक है। कोई भी इंजुरी के बाद, कैसी भी इंजुरी हो सकती है, वो माइनर या मेजर जो भी, ठीक है, उस इंजुरी के बाद क्या है, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होगी पेशेंट को। इसमें बोन पेन बहुत होता है, ठीक है, क्या होता है पेशेंट को, बोन पेन होता है, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं, जैसे फीवर का आना, वीकनेस होना, पैलर होना, वेट लॉस होना, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होना किसी की इंजरी के बाद, और पेशेंट को क्या होता है, बोन पेन होता है, ठीक है। डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, एक्सरे करवा देंगे, ठीक है, क्या करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे, बोन स्कैन। उसके अलावा हम इसमें बायोप्सी करवा सकते हैं, जो कि इसका कन्फर्मेटिव जो वो है, बोन मैरो बायोप्सी जो है, बोन मैरो की बायोप्सी करवाएंगे, और जो कि एक क्या है, कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस है, कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट में वही कीमोथेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एवॉइड एस्पिरिन, एस्पिरिन को क्या करेंगे, हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसमें भी ब्लीडिंग हो रही है, और एस्पिरिन जो है ब्लीडिंग के लिए मतलब ब्लीडिंग के रिस्क को और इंक्रीज कर देगी, इसलिए इसमें एस्पिरिन को क्या करेंगे, हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या था कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म, तो हमारा ल्यूकेमिया गलत हो गया, पॉलीकाइथेमिया गलत हो गया, और मैनेमिया गया। हमारा राइट आंसर क्या हो गया आपका, हीमोफीलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यू आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू पेशेंट हाउ टू टेक आयरन सप्लीमेंट। तो ये हमें ये बताया गया कि किसी पेशेंट को आयरन देना है तो आयरन सप्लीमेंट कैसे ले सकता है, ठीक है। या सॉरी, आयरन सप्लीमेंट की एजुकेशन देखनी है कि हमें आयरन सप्लीमेंट देते समय कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, कि कब देना चाहिए, कि एम्पटी स्टोमक लेना चाहिए, या टेक विद ऑरेंज जूस के साथ लेना चाहिए, या कैल्शियम के साथ लेना चाहिए, या ड्रिंक विद प्लेंटी फ्लूइड, या प्लेंटी फ्लूइड के साथ उसको हमें लेना चाहिए। तो कौन सी हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो और आयरन सप्लीमेंट्री है, या आयरन सप्लीमेंट जब हम यूज़ करते हैं तो कब लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये बिटवीन मील लेना चाहिए, बिटवीन मील लेना चाहिए, ठीक है। किसके साथ लेना चाहिए, ऑरेंज जूस के साथ लेना चाहिए, ऑरेंज जूस के साथ लेना चाहिए, जिससे उसके जो आयरन है उसके एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, क्लियर। अब इसके अलावा क्या है कि आयरन लेने के समय अगर हम सिरप यूज़ कर रहे हैं, सिरप में से हम आयरन ले रहे हैं, तो हमें पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए कि वो उसमें स्ट्रॉ का यूज करें,
किसका यूज करें? स्ट्रॉ यूज टू प्रिवेंट स्टेनिंग ऑफ टीथ, स्टेनिंग ऑफ टीथ। दांतों के स्टेनिंग से प्रिवेंट करने के लिए हमें उसको एडवाइस करना है कि स्ट्रॉ का यूज करें, क्योंकि जब हम सिरप से आयरन लेते हैं तो टीथ जो हैं उस पर स्टेनिंग हो जाती है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रॉ यूज करेंगे। दूसरा, हम उसको एडवाइस करेंगे कि जो स्टेनिंग ऑफ टीथ है और उसमें जो स्टूल का कलर जो होता है वो ब्लैक टेरी जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? ब्लैक टेरी हो जाता है। तो उसको हम एडवाइस करेंगे कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कैसा है कि नॉर्मल फाइंडिंग है, कुछ दिनों के बाद ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। लेकिन स्टेनिंग ऑफ टीथ से प्रिवेंट करने के लिए हम उसको एडवाइस करेंगे कि वो अपना स्ट्रॉ का यूज करे, ठीक है। और उससे ब्लैक टेरी जो है एक नॉर्मल फाइंडिंग होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये तो हो गया। अब इसमें देख लेते हैं कि आयरन सप्लीमेंट कब लेना चाहिए। तो एम्प्टी स्टोमक, यानी हमने बताया था कि इसको बिटवीन मील लेना चाहिए, तो गलत हो गया। टेक विद ऑरेंज जूस उसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी। टेक विद कैल्शियम, ये आयरन के सप्लीमेंट्री एब्जॉर्प्शन को कम करता है, इसलिए हमें कभी भी आयरन के साथ नहीं लेना, कैल्शियम के साथ नहीं लेना चाहिए। और ड्रिंक विद प्लेंटी, ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर हमारा आपका बी हो गया। क्लियर? अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। मदर फीटस RS incompatibility problem can occur if mother is her fetus। इसमें ये पूछा गया कि RS incompatibility जो प्रॉब्लम है वो कौन से केस में अकर होती है या कौन से केस के अंदर ये हो जाती है। तो केस कौन से? जैसे RS पॉजिटिव एंड RH पॉजिटिव। RH अगर मदर RH पॉजिटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव तो उस केस में हो सकती है क्या? दूसरा, मदर RH पॉजिटिव है, बच्चा RH नेगेटिव है, तो उस केस में हो सकती है क्या? RH नेगेटिव मदर है और बेबी जो है उसका RH पॉजिटिव, तो उस केस में हो सकती है क्या? या लास्ट है आपका RH नेगेटिव मदर है और RH नेगेटिव मदर है, क्या कौन सी कंडीशन, चारों में से कौन सी कंडीशन में जो है उसको RH इनकम्पेटिबिलिटी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि RH की इनकम्पेटिबिलिटी होती क्या है। तो RH इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है कि जब कोई मदर जो है प्रेग्नेंट होती है, यदि उसका जो ब्लड है, मदर का जो ब्लड ग्रुप है, अगर RH नेगेटिव है, कैसा है? RH नेगेटिव है, और वो जो उसका फीटस है RH पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कोई मदर है प्रेग्नेंट हुई तो उसका जो ब्लड था RH नेगेटिव था, जब वो कंसीव किया उसने तो उसके फीटस का जो ब्लड ग्रुप था RH पॉजिटिव था। अब क्या होता है कि जब फर्स्ट डिलीवरी होती है, डिलीवरी के समय क्या होता है, फर्स्ट डिलीवरी में क्या होता है कि जो फीटस का ब्लड जो है, ब्लड जो फीटस का जो ब्लड है वो क्या करता है, मदर के अंदर चला जाता है। किसके अंदर चला जाता है? मदर के अंदर चला जाता है। लेकिन मदर के अंदर तो पहले से क्या था? RH नेगेटिव, ठीक है, RH नेगेटिव था। तो जब ब्लड फीटस का ब्लड जो है, फीटस का ब्लड जो था जो मदर में चला गया, अब वो क्या करेगा, मदर के ब्लड के अगेंस्ट क्या बना लेगा? वो एंटीबॉडी बना लेगा। क्या बना लेगा? एंटीबॉडी बना लेगा। अब एंटीबॉडी बना लेगा तो इससे क्या होगा कि पहली डिलीवरी में तो कुछ खास दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, लेकिन जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी तो क्या होगा कि अगर सेकेंड प्रेगनेंसी होगी तो अगर बेबी का जो ब्लड है वो क्या है आपका? पॉजिटिव है, ठीक है, और मदर का वही नेगेटिव है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मदर के ब्लड के अंदर क्या बन गई थी? मदर के अंदर एंटीबॉडी बनी हुई थी। अब एंटीबॉडी मिल गई तो यहाँ पर क्या था?
ये अब इससे मिलेगा दोबारा से, तो इन दोनों के अंदर क्या होगा, एग्लूटिनेशंस होगा। क्या होगा, एग्लूटिनेशंस। ठीक है, एग्लूटिनेशंस का होगा, यानी क्या होगा, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी दोनों के अंदर रिएक्शंस होगा, रिएक्शन होगा, तो क्या होगा, हेमोलाइसिस। क्या होगा, हेमोलाइसिस होगा। हेमोलाइसिस का मतलब सब जानते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ द आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जिससे क्या है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। इसमें कई बार जो फिटस होता है उसकी डेथ भी हो सकती है। अब इसका प्रिवेंशन क्या है कि हम आरएच इनकम्पेटिबिलिटी को किससे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो एक मतलब वैक्सीन लगाई जाती है, या उसका नाम है आपका एंटी डी गामा, एंटी डी गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, एंटी डी गामा ग्लोबुलिन जो है उसको वैक्सीन दी जाती है, जिसको हम रोगाम बोलते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और इसको कब देते हैं, बिटवीन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर अंदर उसको हमें एंटी डी गामा ग्लोबुलिन देनी है, जिसको हम रोगाम बोलते हैं। और डोज जो होती है इसकी 1500 इंटरनेशनल यूनिट होती है। कितनी होती है डोज, 1500 इंटरनेशनल डोज। तो कई बार ये एग्जाम में डोज भी पूछी गई है, कब दी जाती है, इसका ड्यूरेशन भी पूछी गई है, क्या नाम है उसका वो भी दी गई है। ठीक है, और ये जो आपका जो आंसर होता है आपका RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होता है आपका सी। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को आज ये सब समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक आप अपने दोस्तों में हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।